हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। सब रउआ सब ठीक ठाक रही जा। कोरोना तो परेशान कैले ही बस सब लोगों के। और काइनेटिक्स पढ़ने वाले हैं हम लोग, पार्ट 7। तो बोला जाता है कि थोड़ा हम लोग पर भी ध्यान देवे के काम बा। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें अगर पसंद आ रहा है तो काइनेटिक का 7 पार्ट करते हैं, जिसमें हम लोग आज डील करेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। लास्ट लेक्चर में हम लोग जीरो ऑर्डर रिएक्शन पढ़े थे, उसके बाद फर्स्ट ऑर्डर। एनसीईआरटी में यही 2 ऑर्डर दिया है, जीरो और फर्स्ट ऑर्डर। ऐसे हम लोग सेकेंड ऑर्डर का भी डेरिवेशन करेंगे साइड से, लेकिन अभी हम लोग फर्स्ट ऑर्डर देखते हैं। तो जीरो ऑर्डर का आप लोग यदि पढ़े होंगे तो ध्यान होगा कि जीरो ऑर्डर में हम क्या बताए थे कि जीरो ऑर्डर में जो होता है रेट, वो रिएक्टेंट के इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है, यानी इंडिपेंडेंट होता है। लेकिन फर्स्ट ऑर्डर में क्या होगा कि जो रिएक्शन का रेट होगा वो इनिशियल कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, क्योंकि ऑर्डर फर्स्ट है। तो इसमें एक लाइन लिख लीजिए, in such type of reaction, in such types of reaction, rate is directly proportional to the कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, चाहे इनिशियल कंसंट्रेशन जो भी बोलिए, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो जीरो ऑर्डर में रेट रिएक्टेंट के इनिशियल कंसंट्रेशन से इंडिपेंडेंट होता है, यानी जीरो ऑर्डर में आप रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कुछ भी लाइए, रेट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन फर्स्ट ऑर्डर में कह रहा है, देखिए कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। आप जानते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है कि उस पर वह निर्भर डायरेक्ट कर रहा है, यानी अमाउंट बढ़ाइएगा तो रेट बढ़ेगा और अमाउंट घटाइएगा तो रेट घटेगा। तो कोई एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन फिर लेते हैं जो वहां लिए थे। मान लिया जाए ए से बन रहा है प्रोडक्ट, ए से प्रोडक्ट बन रहा है, टी बराबर 0 पर वहां भी माने थे, इसको ए नॉट मान लीजिए, ये शुरू में 0 होगा। टी बराबर टी पर इसका मान लीजिए ए टी है और ये बी टी, जो भी है इधर से मतलब नहीं है, कुछ ना कुछ बनेगा, प्रोडक्ट से अभी मतलब नहीं है। तो यह है आपका हो गया। अब इसको देखिए, कह रहा है रेट लिखिए, तो रेट कैसे लिखते हैं, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है देख रहे हैं, और इसका कंसंट्रेशन तो ए नॉट हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। अब इसको हटाइएगा तो क्या आ जाएगा, कांस्टेंट आएगा, वहीं रेट कांस्टेंट आएगा, तक के इंटू ए नॉट। आप देख रहे हैं ना, ऑर्डर फर्स्ट है तो यहाँ पावर क्या होगा, 1 होगा। वहाँ 0 था तो यहाँ पावर 0 था, तो इसलिए 1 होके कांस्टेंट हो गया था। फर्स्ट ऑर्डर है तो यहाँ पावर क्या होना चाहिए, 1। तो ये रेट बराबर आ गया के नॉट। केमिस्ट्री यहीं तक है। अब इस रेट को आप क्या लिख सकते हैं, इस रेट को तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं, माइनस डी ए बाई डी टी, जैसे वहाँ लिखे थे सेम चीज़ है, कोई इसमें माइनस डी ए बाई डी टी इंटू ए नॉट। रेट ए लिखते हैं ना, यहाँ कोई कोफिशिएंट नहीं है। अगर यहाँ कुछ कोफिशिएंट लेंगे तो क्या फार्मूला में चेंजिंग आएगा, उसका हम लोग साइड से देखेंगे। पहले तो बिना कोफिशिएंट का आप प्रूफ कर देते हैं, ये आपको आता है बोर्ड वाला एग्जाम में प्रूफ करने का। कंपटीशन के लिए तो फार्मूला याद रखना है, फिर उसके यूज से आप प्रॉब्लम सोल्व करते हैं। लेकिन जो लोग अगर मान लीजिए अभी 12th बोर्ड नहीं देने वाले हैं, दिए हैं मतलब देने वाले हैं, तो उनके लिए ये प्रूफ भी ध्यान रखना पड़ेगा। जीरो या फर्स्ट ऑर्डर का प्रूफ आता है। तो माइनस डी ए बाई डी टी, अब देखिए इसको डी टी को इधर लाइए, इसको इधर लाइए, तो ये हो जाएगा माइनस डी ए बटा ए नॉट
और उसके बाद ये हो जाएगा के डी टी। अब समझ रहे हैं, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेट करेंगे तो इसको इंटीग्रेट कीजिए। t बराबर 0 से वहाँ भी किए थे तो इनिशियल टाइम 0 है और फाइनल टाइम क्या है t है। t बराबर 0 पर एक क्या है, ये नॉट है, सेम चीज़ है। और t बराबर t पर क्या है, ये t है। ये वहाँ भी जीरो ऑर्डर में भी यही चीज़ लिखे थे कि t बराबर 0, ये इनिशियल हो गया, फाइनल t यानी 0 से t हमको इंटीग्रेट करना है। और ए टी बराबर 0 पर ए नॉट था और ए टी बराबर टी पर ए टी था। अब इंटीग्रेशन कर लीजिए। तो यहाँ पर देखिए इधर कर देते हैं तो आपको एक चीज़ फार्मूला बताया गया होगा मैं कि ए जब शुरू में डी एक्स बाई एक्स का इंटीग्रेशन होता है एल एन एक्स, आपको ये ध्यान होगा। तो डी एक्स बाई एक्स का इंटीग्रेशन एल एन एक्स होता है, तो वही है एक्स के जगह ये है तो डी ए बाई ए नॉट का एल एन ए होगा, ये नेगेटिव तो बाहर आ जाएगा तो इसका हो जाएगा एल एन ए इंटीग्रेशन और इसका लिमिट होगा ए नॉट से ए टी बराबर के। आप इधर तो समझ रहे हैं के कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, डी टी का टी हो जाएगा और इसका लिमिट होगा 0 से टी। यहाँ बड़ा ब्रैकेट से बच रहे हैं क्योंकि यहाँ इस चैप्टर में बड़ा ब्रैकेट का मतलब कंसंट्रेशन होता है, ऑलरेडी ये कंसंट्रेशन में इन्वॉल्व है। जनरली आप जब देते हैं तो यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट ही लेते हैं, लेकिन यहाँ इससे हम लोग इसलिए बच रहे हैं क्योंकि ये ऑलरेडी इन्वॉल्व है। तो आप देखिए पहले अपर लिमिट पुट करते हैं, उसके बाद लोअर लिमिट, तो इसमें पुट कीजिए एल एन ए हो जाएगा 80 हो जाएगा, माइनस होता है फिर लोअर लिमिट एल एन ए के जगह क्या हो जाएगा ए नॉट। इधर तो मैथमेटिक्स ए टी माइनस 0 यानी के टी आने वाला है। ये तो इंटीग्रेशन है, मैथमेटिक है कि पहले इसके जगह पर अपर लिमिट पुट कीजिए है, उसके बाद माइनस दे के लोअर पुट किया जाता है। देखिए ये नेगेटिव साइन है, इससे माइनस से इंटू कर दीजिए तो ये माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा एल एन ए नॉट, ये क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा माइनस एल एन ए टी और इधर के टी हो गया। एक मैथमेटिकल फार्मूला और होता है, आपको ध्यान होगा, इधर हम लिख देते हैं कहीं साइड में, देखिए कहाँ लिख दे, लॉग एम बाई एन का मान क्या होता है, लॉग एम माइनस लॉग एन, ये होता है ना फार्मूला, लॉग एम बाई ए लॉग एम माइनस लॉग एन, ये फर्स्ट लिखा हुआ है, शुरू से ही फर्स्ट लिखा हुआ है, तो यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर था। तो अब देखिए ए लॉग और एल एन में क्या अंतर है अभी हम बताएंगे, लेकिन फार्मूला वही होगा। तो अब देखिए ए ऐसे दिया हुआ है, माइनस में है तो ए हो जाएगा, तो लॉग एल एन माइन ए हो जाएगा एल एन ए नॉट बटा ए टी, ये फार्मूला हो गया। और इधर हो गया के टी, यानी यहाँ से आपका के का फार्मूला ड्राइव हो गया क्या, 1/t एल एन ए नॉट बटा ए टी। यही डेरिवेशन के लिए जनरली आता है, क्या आता है कि डिराइव द एक्सप्रेशन ऑफ के यानी रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो यही आपका डिराइव हो गया कि के बराबर आ गया 1/t एल एन ए नॉट बाई ए टी। ए नॉट क्या है आपको पता है, इनिशियल कंसंट्रेशन इसको बोलेंगे, और ए टी को क्या बोलेंगे, कंसंट्रेशन एट पे टाइम टी, ये स्क्वायर ब्रैकेट है। तो ये आपका फार्मूला ड्राइव हो गया। तो यहाँ तो हमको लगता है ए मान लीजिए, तो पहले से भी रेट लिखने के लिए हम लोग सीख चुके हैं, एक बार और देख लीजिए बस यहाँ पर कि फर्स्ट ऑर्डर कह रहा था, तो फर्स्ट ऑर्डर में जो रेट होगा कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यहाँ पावर क्या होगा, 1 होगा, तो 1 तो आप दर्शाएंगे नहीं, और इसको हटा के लगा दिए तो ये आ गया। इस रेट को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, रिएक्टेंट है तो माइनस डी ए बाई डी टी, और ये हो गया के नॉट, फिर इसको ए को ए के तरफ ले गए, टी इधर लाए, इंटीग्रेट कर दिए 0 से टी, 0 से टी तो ए नॉट से ए टी,
इधर तो मैथमेटिक्स है, फाइनल रिजल्ट याद रखना है, फार्मूला इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना है। अब देखिए इसको लॉ के टर्म में भी आप बदल सकते हैं, लॉ के टर्म में। तो ध्यान रखिएगा ये भी यहाँ पर हम लिख देते हैं एल, ऐसे 11th में बताया जाता है एल बराबर होता है 2.303 लॉग। एल में बेस सी होता है और लॉग में बेस 10 होता है। बेस छिपा हुआ रहता है, साइलेंट रहता है, बेस सबको दिखाया नहीं जाता। तो एल को लॉग में बदलेंगे तो इस नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, किस नंबर से, 2.303 से। तो ये हो जाएगा। तब इसको अगर लॉग में लिखिएगा फार्मूला को तो के बराबर हो जाएगा 2.303 बाई टी लॉग ए नॉट बटा क्या 80। ये आपका इम्पोर्टेंट फार्मूला हो गया, ये इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन इसी से सोल्व होगा। क्योंकि इसमें लॉग टेबल देखना पड़ता है ऐसे सवाल में, जैसे आ गया log 4 आ गया, चाहे log 1-2 आ गया, तो उसका टेबल बुक में दिया हुआ रहता है। तो लॉग का टेबल बेस 10 पर दिया रहता है, एल का बेस नहीं दिया रहता है। तो फार्मूला तो ये भी है और ये भी है, लेकिन अगर प्रॉब्लम सोल्व करना हो, आपको क्वेश्चन बनाना है, तो इसका यूज किया करें हमेशा, या तो दोनों रखना है। और इसके बारे में तब कोई लिखना जरूरी नहीं है, ये तो पहले से लिखा हुआ है। ए नॉट है आपका इनिशियल कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन को शॉर्ट में लिखे हैं, दैट इज क्या t बराबर 0 पर, समय 0 है, और 80 है कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम t। तो 80 जो है आपका कंसंट्रेशन हो गया आफ्टर टाइम t। तो यहाँ तक आप लोग को क्लियर होगा, कुछ है नहीं, बस ये लिखना है। और इधर तो मैथमेटिकल डेरिवेशन किया गया है, फाइनली फार्मूला याद रखना है। और जब एग्जाम होने वाला रहता है उससे पहले इसको 1-2 बार डिराइव किया जाता है ताकि आपको डेरिवेशन याद रहे। बोर्ड वाले के लिए, कंपटीशन वाले की तो डेरिवेशन से कोई लेना देना नहीं है, बस फार्मूला ये आपको याद होना चाहिए। तो इसको आगे हम लोग और देखते हैं, अब कुछ इसमें और देखते हैं, ग्राफ व्राफ भी खींचेंगे जैसे 0 ऑर्डर में खींचे थे। थोड़ा आप लोग पढ़ते रहिए पैसेंस बनाकर, ऐसा मत सोचिएगा कि वीडियो डाउनलोड है तो आज पढ़ लेंगे कल पढ़ लेंगे, वैसे में बहुत दिक्कत हो जाएगा। जैसे जैसे वीडियो हम लोग अपलोड करते जा रहे हैं वैसे वैसे आप वो पढ़ते रहिए आराम से। तो यहाँ पर अब इसका देखिए क्या है, थोड़ा सा इस फार्मूला को देखिए, ग्राफ थोड़ा सा हम लोग ड्रॉ करते हैं। किसका ग्राफ ड्रॉ करें, तो यहाँ से ये जो फार्मूला बना हुआ है इसको थोड़ा देखिएगा, ये वाला एल वाला, हम इसको फिर से लिख रहे हैं। इसको जैसे इस फॉर्म में था तो यहाँ ऐसे लिखा हुआ था ना, देखिए एल एन ए नॉट बराबर माइनस एल एन ए टी बराबर के टी, ये ऐसे लिखा हुआ देख ही रहे। इसको उधर ले जाइए तो एल एन इसको इधर लाया जाए, तो मतलब इसको फाइनली ऐसे कर दिए, एल एन ए टी का मान निकालिएगा तो ये फाइनली आपको आएगा माइनस के टी प्लस एल एन ए नॉट। देखिए इसको आप y मान लीजिए पूरे टर्म को, ये टी सबस्क्रिप्ट में है, और इसको x मान लीजिए, और ये हो गया c, और a हो गया आपका स्लोप m। तो वही इक्वेशन, फेमस इक्वेशन y बराबर mx प्लस c, आपका फेमस इक्वेशन, इसी इक्वेशन y बराबर mx प्लस c। इंटरसेप्ट पॉजिटिव है लेकिन स्लोप क्या है, नेगेटिव है, तो इसका जो
कर्व आएगा कैसा आएगा, अब ये सब तो आप ड्रॉ कर सकते हैं। स्ट्रेट लाइन आएगा, नेगेटिव स्लोप इंटरसेप्ट आएगा। तो अब इसका देखिए, ln AT वर्सेज टाइम का ग्राफ खींचिए टी का। तो इंटरसेप्ट है तो कर्व ऐसे आएगा, देख ही रहे, यही इंटरसेप्ट हो गया और इसका जो स्लोप हो गया क्या हो गया, -k। तो ln AT वर्सेज टाइम का ग्राफ, एक्स एक्सिस को टी एक्सिस माने हैं और ए पूरा वाई है, और ए इंटरसेप्ट का वैल्यू देख ही रहे ना, लिख नहीं रहे, इंटरसेप्ट कितना होगा, ln A0 होगा, यहाँ का पॉइंट इस तरह से। अब मान लिया जाए अगर यही कर्व आपको लॉग वाला में क्या डिफरेंस होगा, ये देखना है। जैसे लॉग यहाँ ln के जगह log AT लिख दिया जाए और ये टाइम t हो जाए, तब इसमें क्या डिफरेंस आएगा, सोच के देखिए। ये वाला अलग है, यहाँ से क्या डिफरेंस आएगा, यहाँ ln है यहाँ t है, वहाँ log AT और t, क्या डिफरेंस आएगा। तो अभी आपके पास फार्मूला क्या था कि लॉग में कर रहे थे तो क्या आ जा रहा था, 2.303 एक्स्ट्रा आ जाएगा ना, नहीं समझ रहे हैं। अरे भाई देखिए ना, इसको यहाँ आपके सामने लिखा हुआ है तो इसको लॉग में बदलिएगा तो यहाँ भी 2.303 मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ भी 2.303 मल्टीप्लाई होगा। अभी 2.3 कॉमन लेके भेजिएगा तो इधर बाटा में आ जाएगा, यानी k/, यानी यहाँ जो कर्व तो का नेचर सेम होगा, बस लाइन का जो स्लोप होगा उसका मान हो जाएगा -k/2.303। तो दोनों ही आपको ध्यान रखना है, ये दोनों ही आपको ध्यान रखना है कि स्लोप, यहाँ जो स्लोप होगा -k/2.303, लॉग में अगर पूछा गया है लॉग वर्सेज टी का ग्राफ, ln वर्सेज टी का ग्राफ पूछा गया है तो केवल स्लोप क्या होगा, -k। तो दोनों इंपॉर्टेंट ग्राफ है, इसको ध्यान रखना है। इंटरसेप्ट का वैल्यू तो वही होगा जो पहले था। तो ये हो गया। अब थोड़ा सा देखिए, जो फार्मूला आया है उसको और थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करते हैं। फार्मूला ln के टर्म में k बराबर आया है 1/t ln, क्या आया था, A0/AT। इस t को इधर लाइए तो KT बराबर हो जाएगा ln A0/AT, यानी ऐसे लिख दीजिए कि इसको ln और ln A0/AT बराबर क्या आ गया, KT। और देखिए ln में हम बताए कि बेस क्या होगा, e होगा। तो ये फार्मूला आप जानते हैं, जैसे है ऐसे लिखा है, log a पावर x बराबर b है, तो यहाँ से x का मान निकालिएगा तो ये इसका बेस बन जाएगा, x बराबर हो जाएगा a पावर b। तो यहाँ बेस क्या है, e है, e दिखाया नहीं जाता है, बेस e है। तो अगर इस पूरे को हम x मान लेते, ये इधर चल आएगा, तो यहाँ से जो आ जाएगा, ये आ जाएगा A0/AT
बराबर हो जाएगा ई का पावर के टी, ऐसे आ जाएगा। नहीं, यहाँ किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, देख लीजिए एक बार और। यहाँ बेस ही है जी, और ए तो पूरा टर्म आपका हो गया ए नॉट बाई ए टी, ये सिंगल टर्म हो गया, और यहाँ बेस ही है, तो इससे समझिए ना ई का पावर एक्स है, ऐसे जैसे ए का पावर एक्स है तो एक्स का मान निकाले तो ए इधर जाके इसका बेस हो गया, तो ए एक्स हो गया आपका, यहाँ ई है तो इधर इसका बेस हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए ना, यहाँ से अगर ए टी का मान निकालिएगा तो क्या होगा, यहाँ से देखिए तो थोड़ा, ए टी बराबर इसको इधर ऐसे लिख सकते हैं ए नॉट बटा ई का पावर के टी, या ए टी बराबर ए ऊपर जाएगा तो क्या होगा ए नॉट ई का पावर माइनस के टी। ये भी रिलेशन है, एक्सपोनेंशियल रिलेशन आ गया। आप जानते हैं ना, जैसे अगर ये है 1/2 का पावर 3 है तो ऊपर जाएगा तो 2 का पावर -3 हो जाएगा, तो वही है ई का पावर के टी नीचे है, डिनोमिनेटर में है, तो ऊपर अगर रिवर्स कीजिएगा तो ई का पावर -के टी हो जाएगा। तो यहाँ से एक्सपोनेंशियल रिलेशन आ गया कि ए टी आफ्टर टाइम टी कंसंट्रेशन क्या होगा, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में होगा। ऐसे इससे सोल्व नहीं होगा क्योंकि कोई भी क्वेश्चन, क्योंकि एक्सपोनेंशियल का वैल्यू आपको नहीं पता है कैसे निकाला जाता है, उसको उसी फार्मूला से लॉग वाला से सोल्व करेंगे। लेकिन यहाँ एक चीज़ हम आपको ये दिखाने के लिए इसको ड्रॉ, अब इसका देखिए ग्राफ खींचिएगा, किसका, ए टी इधर हो जाएगा और इधर टाइम हो गया, तो मैथमेटिक्स में ग्राफ इसका एक्सपोनेंशियल आएगा जी, इसका ग्राफ ऐसे आएगा। अब अगर नहीं याद है तो ध्यान रखना पड़ेगा कि ई का पावर -x का ग्राफ ऐसे आएगा, और ए पॉइंट आप जानिए रहे हैं, अगर यहाँ t बराबर 0 पुट कीजिएगा तो ए पॉइंट ए नॉट हो जाएगा, ए नॉट है। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है, ए टी बराबर 0 पर कंसंट्रेशन क्या है, ए नॉट है। अब जैसे जैसे टाइम इलेप्स करेगा, यानी टाइम जैसे जैसे खत्म होगा तो कंसंट्रेशन घटेगा। ये जीरो ऑर्डर में भी आप देखे थे कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन घटेगा और प्रोडक्ट का बढ़ेगा। तो देख रहे हैं घट रहा है, लेकिन कैसे घट रहा है, एक्सपोनेंशियल। ऐसा कर्व ए कभी इसको कट नहीं करेगा, ये बस यहाँ इसको मानते हैं कि इन्फिनिटी पर कट करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि यह जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है कभी भी कंप्लीट नहीं करता है। बताया गया था कि जीरो ऑर्डर में एक ऐसा टाइम आता है कि जो किसी ना किसी टाइम ऑल रिएक्टेंट्स गेट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, एक ऐसा टाइम उसमें मिलता है जहां पर रिएक्शन को मानते हैं 100% कंप्लीट हो गया, यानी जो भी रिएक्टेंट था वो सारा का सारा किस में कन्वर्ट हो गया, प्रोडक्ट में। लेकिन देखिए फर्स्ट ऑर्डर में ये जो कर्व है ये एक्सपोनेंशियल है जी, ए जाके इसको इन्फिनिटी पर टच करेगा, यानी यह रिएक्शन का फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नेवर बी कंप्लीटेड। तो यहाँ से ये आपका रिजल्ट मिला कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नेवर बी कंप्लीटेड, that is completion time is infinity। जीरो ऑर्डर का कंप्लीशन टाइम डिफाइन किए थे, फार्मूला याद होगा आप लोग को, ए नॉट बाई के आया था। जीरो ऑर्डर में जो कंप्लीशन टाइम क्या आया था, ए नॉट बाई के। लेकिन इसका कंप्लीशन टाइम इनफाइनाइट होगा, मतलब क्या समझते हैं, ये रिएक्शन कभी खत्म ही नहीं होता है, सारा का सारा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कभी भी कन्वर्ट नहीं होगा। तो इसीलिए इस फार्मूला का खास इंपॉर्टेंस नहीं है, बस यह कर्व आपको हम बताने के लिए एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लाए। मैथमेटिक्स से ई का पावर -x ग्राफ ऐसे होता है। इस ग्राफ का मीनिंग ये है कि इसको कट नहीं करेगा, बस इसके पैरेलल दौड़ते दौड़ते माना जाता है कि वह इनफाइनाइट पर उसको टच करेगा। तो इनफाइनाइट तो कोई वैल्यू होता नहीं है, आप भी जानते हैं, इनफाइनाइट कोई भी वैल्यू नहीं होता है, तो उसको मानते हैं कि वो तो कोई पॉइंट ही नहीं होगा ही नहीं, यानी वह कंप्लीट नहीं होगा।
तो फर्स्ट ऑर्डर का है ये 3 ग्राफ अभी देखे, उसके बाद फार्मूला देखे। अब इसमें हम लोग फर्स्ट ऑर्डर में फिर डिफाइन करते हैं हाफ लाइफ पीरियड। जीरो ऑर्डर में भी डिफाइन किए थे और आपको याद भी होना चाहिए। तो हाफ लाइफ टाइम पीरियड, हाफ लाइफ टाइम पीरियड हेडिंग दीजिए। तो हाफ लाइफ टाइम पीरियड फर्स्ट ऑर्डर के लिए देख रहे हैं, जो भी डिस्कशन हो रहा है हाफ लाइफ टाइम पीरियड, हाफ लाइफ पीरियड। देखिए डिफिनीशन सेम होगा, हाफ लाइफ पीरियड का डिफिनीशन कहीं भी बोला जाए, चाहे वो फर्स्ट ऑर्डर हो चाहे जीरो ऑर्डर हो, वो हाफ लाइफ पीरियड का डिफिनीशन वहीं लिखना है जो जीरो ऑर्डर में बताए थे। तो इसीलिए यहाँ हम डिफिनीशन नहीं लिखा रहे हैं। हाफ लाइफ पीरियड क्या बताए थे, हाफ लाइफ पीरियड में यह बोला गया था आपको कि वह टाइम जहाँ पर रिएक्टेंट का अमाउंट इनिशियल वैल्यू का हाफ हो जाए, ऐसा टाइम हाफ लाइफ टाइम पीरियड वह टाइम होता है जहाँ पर रिएक्टेंट का इनिशियल जो अमाउंट है वह क्या हो जाए, हाफ हो जाए। यानी मान लिया जाए वेट के टर्म में अगर बोला जाए कि कोई चीज़ 50 ग्राम है, तो वो 50 से 25 ग्राम जितना टाइम में होगा उसको बोलेंगे उसका हाफ लाइफ पीरियड। 50 से 25 ग्राम जितना टाइम में होगा उसको क्या बोलेंगे, हाफ लाइफ टाइम पीरियड। तो डिफिनीशन वही रहेगा। तो हम लोग डायरेक्ट फार्मूला देखते हैं क्या होगा, फार्मूला से ही निकालेंगे। तो देखिए इसका जो फार्मूला फर्स्ट ऑर्डर का है क्या है, के बराबर फार्मूला आया है 2.303 बाई टी लॉग ए नॉट बटा ए टी, ये फार्मूला आपका आया है। अब इस टाइम को हम बना देते हैं टी बराबर टी हाफ। ये जो टाइम है कौन सा टाइम बना दिए, हाफ लाइफ बना दिए। तो वहाँ जो क्या बताए थे कि टी बराबर टी हाफ पर ए टी को आप क्या लिखते हैं, वही चीज़ है, ए टी हो जाता था ए नॉट बाई टू, इनिशियल वैल्यू का हाफ आ जाएगा। ए टी होता है कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम टी। तो अगर कहेंगे कि वह टाइम मेरा हाफ लाइफ हो गया, तो अगर वह टाइम हाफ लाइफ हो गया यानी कंसंट्रेशन कितना हो गया, हाफ हो गया। तो ए टी का वैल्यू हो गया ए नॉट बाई टू। अब उसमें पुट कीजिए तो के बराबर 2.303, टी के जगह टी हाफ हो गया हम लोग का, ये हो गया लॉग ए नॉट, ए टी के जगह ये रखिए ए नॉट बाई टू, ए नॉट कैंसिल हो गया। तो के बराबर आ गया 2.303 टी हाफ लॉग, ये रिवर्स हो जाएगा, देखिए 1/, तो ये रिवर्स हो जाएगा, तो ये 2 हो गया। तो log 2 का वैल्यू आपको बताया जाता है 11th में, याद रखने के लिए। ये हो गया टी हाफ इंटू ये होता है 0.301, ये टी हाफ, इसको आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 0.693 बाई के। बहुत इम्पोर्टेंट, फर्स्ट ऑर्डर का जो टी हाफ होगा उसका फॉर्मूला होगा 0.693 बाई के। यहाँ से क्या कंक्लूजन निकल रहा है, इसमें कहीं ए आया है, ए देखिए नहीं आया है, यानी कंसंट्रेशन पर निर्भर नहीं करेगा। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में जो हाफ लाइफ पीरियड होता है उसके इनिशियल कंसंट्रेशन कहिए चाहे अमाउंट कहिए उस पर डिपेंड नहीं करता है, यानी इंडिपेंडेंट होता है। तो यानी यहाँ से नोट हो गया
ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, हाफ लाइफ पीरियड इज independent of initial concentration of reactant। कंसंट्रेशन है शॉर्ट में, ये कंसंट्रेशन है जी, CONC पर n शॉर्ट में। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में हाफ लाइफ पीरियड इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है, जबकि जीरो ऑर्डर में क्या आया था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आया था जीरो ऑर्डर में। देखिए अब इसका मीनिंग क्या हुआ आपको हम समझा दे रहे हैं, वहां भी समझाए थे जीरो ऑर्डर में। जैसे मान लिया जाए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है और इधर मान लिया जाए ऐसा वैल्यू दिया हुआ है, ये अमाउंट है, इधर मान लिया जाए अमाउंट है और इधर ये टी हाफ है, ये ध्यान रहे फर्स्ट ऑर्डर के लिए ही आप देख रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर। तो मान लिया जाए कि आपके पास जो है, आपके पास मान लेते हैं कि इनिशियल अमाउंट जो है कुछ भी मान लो कंसंट्रेशन के टर्म में अमाउंट मान लो कि 10 है और इसका हाफ लाइफ दिया हुआ है 2 सेकेंड। इसका मतलब क्या है कि जैसे 10 का हाफ होने में यानी 10 का आधा, 10 से 5 हो रहा है तो हाफ लाइफ कितना है 2 सेकेंड। और रिएक्शन कौन है, फर्स्ट ऑर्डर। अब कहे कि अगर इनिशियल अमाउंट 20 होगा तो हाफ लाइफ बताइए। अगर इनिशियल अमाउंट 20 होगा तब हाफ लाइफ क्या होगा बताइए, तब हाफ लाइफ क्या होगा, 2 ही आएगा जी। क्यों, क्योंकि कंसंट्रेशन पर तो डिपेंड ही नहीं कर रहा है, इसका इनिशियल कंसंट्रेशन से इंडिपेंडेंट है। यानी अमाउंट कुछ भी लाइए हाफ लाइफ तो कांस्टेंट रहने वाला है। तो अगर आपको पहले से पता है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ 2 सेकेंड है तो कंसंट्रेशन बढ़ाइए चाहे घटाइए, अगर इसको आप कितना भी, अगर इसको 5 भी करेंगे तभी ये 2 ही सेकेंड होगा। तो अमाउंट को इंक्रीज या डिक्रीज करने से फर्स्ट ऑर्डर के हाफ लाइफ पर कोई भी इफेक्ट नहीं होता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन जीरो ऑर्डर में क्या था, डायरेक्टली था, मटेरियल डबल करने पर मटेरियल का अमाउंट हाफ लाइफ भी डबल हो जाता था, हाफ करने पर हाफ लाइफ क्या हो जाता था, आधा हो जाता था। लेकिन यहाँ देख रहे हैं कोई चेंज नहीं आ रहा है, क्यों, क्योंकि वो इनिशियल कंसंट्रेशन पर निर्भर कर ही नहीं रहा, इंडिपेंडेंट है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जी, और ये फार्मूला तो इंपॉर्टेंट है ही। अब इसका थोड़ा ग्राफ देख लीजिए, यहीं पर ग्राफ ही इंपॉर्टेंट है। ग्राफ आपको दे देता है और पूछता है कि बताइए कौन सा ऑर्डर का रिएक्शन है। हाफ लाइफ का ग्राफ दे दिया, मतलब हाफ लाइफ पीरियड का ग्राफ दे दिया, तो इसमें टी हाफ का ग्राफ खींचना है कंसंट्रेशन ए। बोलिए जी कैसा ग्राफ आएगा। तो टी हाफ बराबर क्या है जी, कांस्टेंट है ना, y बराबर कांस्टेंट का लाइन क्या होगा, इसके पैरेलल होगा जी। इसको आप y मान लो, ग्राफ खींचने में दिक्कत नहीं होना चाहिए जी। इसको मान लो y, तो ये पूरा क्या है, कांस्टेंट है। तो y बराबर कांस्टेंट का लाइन क्या होता है, x एक्सिस के पैरेलल होता है, यहाँ x कॉन्सेंट्रेशन है। तो ये तो 10th का चीज़ है कि y बराबर कांस्टेंट का लाइन x एक्सिस के पैरेलल होगा। तो ये हो गया। तो टी हाफ वर्सेज ये किसके लिए, सारा डिस्कशन हम बार बार बोल रहे हैं सब फर्स्ट ऑर्डर में हो रहा है, जो भी फार्मूला और ग्राफ आ रहा है सब फर्स्ट ऑर्डर का चल रहा है। उसी तरह जीरो ऑर्डर में भी आपको फार्मूला और ग्राफ बताया गया। तो ऑल डिस्कशन आर रिलेटेड टू फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो ये फर्स्ट ऑर्डर का। तो अब आइए आगे देखते हैं।
अब थोड़ा सा और डिस्कशन करते हैं, देखिए इस पे। तो जैसे मान लिया जाए कि इनिशियल अमाउंट आपका, इनिशियल कंसंट्रेशन A0 है, इनिशियल कंसंट्रेशन क्या A0 है, तो हाफ लाइफ T हाफ के बाद ये कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, A0/2 हो जाएगा। एक हाफ लाइफ के बाद कितना होगा जी, A0/2 होगा। फिर अगला हाफ लाइफ माना जाए, नेक्स्ट हाफ लाइफ ये मान लिया जाए T', तो एक T हाफ ये कितना हो जाएगा जी, A0/4 होगा। नहीं समझ रहे? और ए वैल्यू देखिए बराबर होगा जी, कौन सा रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर। बार बार बोला जा रहा है कि ये सारा डिस्कशन फर्स्ट ऑर्डर का चल रहा है। तो अभी तो आपको यह समझाया गया ना कि फर्स्ट ऑर्डर में हाफ लाइफ पीरियड क्या, कंसंट्रेशन, मतलब कंसंट्रेशन पर, चाहे कहिए रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन लेकर चल रहे हैं, चाहे अमाउंट उस पर निर्भर नहीं करेगा, वो कांस्टेंट होगा। तो A0 से A0/2 हुआ, उसके लिए अगर समय लगा T हाफ, तो A0/2 से इसका आधा ये होगा, तभी समय वही T हाफ ही होगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आने वाला है, इसमें आपका कोई चेंजिंग नहीं आने वाला है। उसके बाद आगे भी ऐसे होते जाएगा, देख रहे हैं ए वाला। फिर अगर इसका हाफ कीजिएगा तो T हाफ, इसका हाफ कितना हो जाएगा, A0/8 हो जाएगा। तो अब देखो, अगर यहां से तुमसे कोई पूछा जाए कि यहां से आफ्टर nth हाफ लाइफ, आफ्टर nth हाफ लाइफ पीरियड कितना होगा जी, देख रहे हैं एक हाफ लाइफ पीरियड, यहाँ 2 का पावर क्या है 1, इस 4 को आप क्या लिखिएगा 2 का पावर 2, इसको क्या लिखिएगा 2 का पावर 3। एक हाफ लाइफ पीरियड के बाद 2 का पावर 1 आ रहा है, यहाँ से एक, यहाँ से कितना 2, तो 2 हाफ लाइफ के पीरियड यानी 2 हाफ लाइफ पीरियड के बाद क्या हो जा रहा है 2 का पावर 2। तो nth हाफ लाइफ पीरियड के बाद क्या हो जाएगा 2 का पावर n, तो ये हो जाएगा 1/2 का पावर n इंटू A0, यानी क्या, तो यहां से रिजल्ट क्या आया, अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट, अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर nth हाफ लाइफ पीरियड का फार्मूला ये हो जाएगा, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है जी, 1/2 का पावर n इंटू A0। तो nth हाफ लाइफ पीरियड के बाद ये अमाउंट हो गया, समझ रहे हैं, nth हाफ लाइफ पीरियड के बाद इतना हो जाएगा 1/2 का पावर n A0। अब एक चीज और समझिए, T हाफ का मतलब क्या, T हाफ का मीनिंग क्या, आधा खत्म हो गया कि आधा बचा हुआ है। हाफ लाइफ, जैसे हाफ लाइफ का डिफिनीशन क्या था कि वह टाइम जो अपने इनिशियल अमाउंट का हाफ हो जाए उसको T हाफ बोलते हैं। तो T हाफ का मतलब कि हाफ खत्म हो चुका है कि हाफ बचा हुआ है। तो आप लोग बोलिएगा कि ये क्या मजाक है, अरे आधा खत्म हो गया चाहे आधा बचा हुआ एक ही बात है, नहीं अंतर है। तो T हाफ का मतलब कि हाफ खत्म हो गया है, हाफ इज रिएक्टेड, हाफ इज रिएक्टेड। तो कोई बोलेगा तो हम आधा तो बचा हुआ है, ठीक है, लेकिन अगर ए टाइम पूछा जाए T3/4 तब तो इसका मीनिंग बदलेगा ना। T3/4 का मतलब क्या हुआ बोलिए, चाहे T1/3 ही बोला जाए, तो यहाँ क्या होगा 1/3 ऑफ रिएक्टेंट इज रिएक्टेड या कंज्यूम,
कंज्यूम्ड। इसको रिएक्टेंट यानी 1/3 रिएक्ट कर गया तो बच कितना गया, लेफ्ट अमाउंट 2/3 बचेगा। लेफ्ट अमाउंट क्या बचेगा, 2/3। अगर किसी रिएक्टेंट का 1/3 रिएक्ट कर गया, 1/3 रिएक्ट करने का मतलब उतना अमाउंट तो प्रोडक्ट साइड चला गया, तब कितना बचा, उसका 2/3 बचा होगा। तो ये मीनिंग थोड़ा क्लियर होना चाहिए, जैसा भी सवाल पूछ देता है। तो टी हाफ का मतलब हाफ रिएक्ट यानी हाफ कंज्यूम, वो रिएक्टेंट साइड से प्रोडक्ट साइड चला गया। टी हाफ वाला में अगर ऐसे भी कोई बोल देता है कि टी हाफ कंज्यूम खर्च हो गया, कोई बच्चा हाफ बचा हुआ है तो चलेगा, लेकिन सेंस अलग है, क्योंकि अगर T1/3 है तब तो यहाँ तो डिफरेंस है ना। तो T1/3 का मतलब 1/3 आपका रिएक्ट कर चुका है यानी कंज्यूम हो गया, तब बचा कितना है। यहाँ अगर पूछा हेयर पूछा जाए, हेयर लेफ्ट अमाउंट इज 2/3। तो जैसे अगर मान लिया जाए इसको आप यहां से, अब थोड़ा यहां आइए जी, यहां से यहां देखिए, यहां से यहां देखिए, ए वैल्यू क्या होगा, ए वैल्यू क्या होगा, ये टाइम कौन सा टाइम हो, ध्यान से देखो। अगर यहां से ए तो हाफ हुआ, फिर ए हाफ हुआ, अब ए कौन सा टाइम हुआ। तो देखो यहां से अगर इसको डायरेक्ट यहां कंपेयर कर रहे हो तो क्या कर रहे हैं, इनिशियल कितना है A0, इनिशियल कितना है A0, फाइनल कितना है A0/4। तो A0/4 लेफ्ट अमाउंट है ना, यानी रिएक्ट कितना किया। अगर यहां से तुमसे पूछा यहां से यहां कंपेयर करो, इंपोर्टेंट है जी, तो यहाँ इनिशियल A0 है और फाइनल कितना है A0/4। तो यहाँ से ए तो फाइनल ए लेफ्ट है ना, तो रिएक्ट कितना किया, तो इसमें से इसको घटा दो, तो रिएक्ट कितना किया, A0 में से A0/4 घटाओगे तो कितना बचेगा, 3/4 A0, यानी 3/4 A0 बचा, यानी ए टाइम तुम्हारा कितना हुआ, 3/4 हुआ। ये जो टाइम है 3/4 हुआ, ये इंपॉर्टेंट है जी, ध्यान रखना। ए टाइम टी हाफ है, इसका यहाँ टी हाफ, लेकिन अगर यहां से तुम यहां डायरेक्ट कंपेयर करो तो ए इनिशियल तुम्हारा A0 है, फाइनल कितना है A0/4 है। तो ए फाइनल जो दिख रहा है ये तो बचा हुआ है ना, कि कितना बच गया इतना टाइम के बाद, तो A0 था या बचा हुआ A0/4, तो रिएक्ट कितना किया है, इस इनिशियल में से फाइनल को घटाएंगे तो रिएक्ट किया है 3/4, यानी कौन सा टाइम हुआ, 3/4 हुआ। यहाँ क्या समझा है, 1/3 का मतलब क्या, 1/3 रिएक्ट किया, कंज्यूम किया, कंज्यूम या रिएक्टेड एक ही चीज है जी, कंज्यूम या रिएक्टेड 1/3। 2/3 अगर बोलेगा तो 2/3 रिएक्ट किया, तो ए अगर 3/4 बच रहा है ना, A0 में से A0/4 घटा तो कितना बचा, 3/4, यानी ये कौन सा टाइम है, 3/4। तो T3/4 का मान कितना होगा, देखो तो T3/4, देख ए टाइम प्लस ए टाइम, ए भी टी हाफ, ए भी टी हाफ, तो देख टी हाफ प्लस टी हाफ यानी क्या, 2T हाफ जी, इंपोर्टेंट है जी। तो T3/4 ये सब सब्सक्रिप्ट में है, T3/4 2T हाफ, ये फार्मूला याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में आता है बोर्ड वाला में भी, कि T3/4 क्या होगा। देखिए ए टाइम निकालना है तो ये दोनों टाइम पाता है, ये भी टी हाफ है, ये भी टी हाफ है। चलो एक डिस्कशन इसमें देख लो लास्ट, एक और ये, अगर हम तुमसे ये पूछते कि बताओ यहाँ से यहाँ ये कौन टाइम है, ये भी बता दे रहे हैं ताकि और क्लियर हो जाए। सोच के देखो जी, ये तुमसे कोई पूछता कि इनिशियल इसको देखो, बीच में भूल जाओ, और फाइनल इसको देखो A0/8, तो
तो ये कौन सा टाइम है? जैसे उसको सोचे थे इसको भी सोचो। ये तुम्हारा यहाँ से यहाँ में कौन सा टाइम है? तो देखो इनिशियली क्या है, ए नॉट, फाइनल क्या है, ए नॉट बाई 8। तो ए इतना बचा हुआ है ना, लेफ्ट अमाउंट है, तो कंज्यूम खर्च रिएक्ट कितना किया है? तो ए नॉट में से ए नॉट बाई 8 घटाओ, तो ए नॉट में से ए नॉट बाई 8 घटाओगे तो क्या बचेगा? 7/8। ए नॉट क्या बचेगा? 7/8। ए नॉट में से ए नॉट बाई 8 घटाएंगे तो क्या बचेगा? 7/8। यानी ये जो टाइम है आपका T7/8। तो अब तुमसे कोई T7/8 का वैल्यू अगर पूछता है यहाँ पर तो क्या बोलते? बोलो T7/8। तो देखो फिर एक टी हाफ, दूसरा टी हाफ, तीसरा टी हाफ, यानी 3 टी हाफ, यानी ये हो जाएगा 3 × टी हाफ। ये फर्स्ट ऑर्डर का बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है टी हाफ से रिलेटेड। तो ए नॉट बाई 2 हुआ, इसका आधा होगा। अब फर्स्ट ऑर्डर में देखिए टी हाफ है, ये भी टी हाफ है। क्यों है? क्योंकि रिएक्टेंट पर निर्भर नहीं करता है, पहले बता दे। फर्स्ट ऑर्डर में का जो हाफ लाइफ होता है अमाउंट पर निर्भर नहीं कर रहा। अगर 10 ग्राम से 5 ग्राम होने में 2 सेकेंड लग रहा है तो 10 केजी से 5 केजी होने में भी 2 ही सेकेंड लगेगा। ये फर्स्ट ऑर्डर का प्रॉपर्टी है, इसलिए हमेशा टी हाफ इक्वल होगा। तो ए नॉट से ए नॉट बाई 2 में टी हाफ लगा है, तो ए नॉट बाई 2 से इसका आधा होने में भी वही टी हाफ, इसका आधा होने में वही टी हाफ। nth के बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट ऐसा फॉर्मूला ड्राइव हुआ है। तो ये फर्स्ट ऑर्डर का टी हाफ का तो हम पूरा क्या बोलते हैं, इसका पोस्टमार्टम कर दिए। ये सब डायरेक्ट आता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। T7/8 का मान पूछ देता है, T3/4 का। अब कोई भी मान निकाल सकते हो, कोई भी मान पूछे, इनिशियल में से फाइनल को घटा दो, वही टी हाफ होगा। तो ये ध्यान रखना जी कि अगर कोई पूछे कि टी हाफ का मतलब क्या, तो टी हाफ का मतलब हाफ रिएक्टेड। आधा में तो कोई दिक्कत नहीं है। कोई बोलेगा ये क्या है, मतलब आधा रिएक्ट किया तो आधा बच गया, हम बोल रहे हैं सही है, लेकिन नहीं। अगर 1/3 बोला तब क्या बोलेगा कि 1/3 खत्म हो गया कि 1/3 बचा हुआ है, तो वो रिएक्टेड होता है, 1/3 रिएक्ट किया। तो फर्स्ट ऑर्डर में हम लोग लगभग एनसीईआरटी का पूरा तो डिस्कशन कर दिए। ये सब तो एनसीईआरटी में दिया भी नहीं है, डायरेक्ट फार्मूला है। तो फर्स्ट ऑर्डर का डिस्कशन हो गया। अगला वीडियो में फर्स्ट ऑर्डर का कुछ और इम्पोर्टेंट डिस्कशन एक्स्ट्रा होगा और इससे सवाल रिलेटेड बताया जाएगा। तो इस तक इस वीडियो को रिवाइज कीजिएगा, इसका फार्मूला याद रखिएगा। पहले इस पर सवाल कराएंगे, उसके बाद देखा जाएगा अगर कुछ इम्पोर्टेंट, बाकी चीज़ तो बता ही दिए। तो एनसीईआरटी का तो लगभग ये मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से रिलेटेड सभी थ्योरी ख़त्म हो गया। ऑर्डर से जो भी रिलेटेड थ्योरी था, 0 ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर पढ़ना है तो ये ख़त्म हो गया। तो कुछ इसमें और देखेंगे अगला क्लास में। तब आप लोग रिवाइज करते रहिए और पढ़ते रहिए, सावधान रहिए, सतर्क रहिए, कोरोना से बच के रहिए। ठीक है।